एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। ये इस लेसन का लास्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में अपने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा। तो अर्धसूत्री विभाजन की कितनी दो अवस्थाएं थी, एक उसमें थी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो प्रथम में हमने पढ़ा था प्रोफेज फर्स्ट, फिर इसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और लास्ट कौन सी थी, टीलोफेज फर्स्ट। इन अवस्थाओं के बारे में अपने पढ़ा था। तो अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था। तो अपने प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ा था कि यह लंबी और जटिल अवस्था होती है। केंद्र का धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। केंद्र में जो गुणसूत्र होते हैं उनका युग्मन होना, इसमें लेप्टोटीन, डाइकेप्टीन और पेकेटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी चार अवस्थाएं हैं जी। मतलब गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं, फिर युग्म बना देते हैं, फिर दो जोड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद में फिर पृथक हो जाते हैं। और मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। और एनाफेज में क्या होते हैं, गुणसूत्र वापस ध्रुव बन जाते हैं तर्कतंतुओं में और ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। और टीलोफेज में क्या पढ़ा, इसमें गुणसूत्र हैं वो ऊपरी ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और जो कोशिका होती है वह वापस दो केंद्रक बना देती है और दो पुत्री कोशिकाओं के रूप में बदल जाती है। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की कितनी अवस्थाएं थी, चार अवस्थाएं इसकी भी हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये चार अवस्थाएं हैं। अब इसमें सबसे पहले प्रोफेज द्वितीय या प्रोफेज सेकंड अवस्था। तो यह क्या होती है, जो टीलोफेज या अंत्यावस्था फर्स्ट होती है उसके बाद में प्रारंभ होती है। अब इसमें तो क्या दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। अब ये दोनों पुत्री कोशिकाएं में वापस विभाजन होता है और दो केंद्रक बनते हैं। फिर ये दो भागों में बंट जाती हैं और प्रत्येक दो कोशिकाओं का निर्माण करती है और चार कोशिकाएं टोटल बनती हैं। तो अब पूर्वावस्था या प्रोफेज सेकंड, पूर्वावस्था सेकंड या फिर प्रोफेज सेकंड बोलेंगे इसे। इसमें क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन के विपरीत, अर्धसूत्री विभाजन में सामान्य सूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट के विपरीत, अर्धसूत्री विभाजन के विपरीत इस विभाजन में यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में, इस विभाजन में सामान्य सूत्री विभाजन होता है। सामान्य सूत्री विभाजन होता है और इसमें पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य होता है। इसमें भी क्या होता है, केंद्रक है पूर्वावस्था में, द्वितीय में केंद्रक का आवरण लुप्त हो जाता है। केंद्रक का आवरण लुप्त हो जाता है और गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। जैसे पूर्वावस्था फर्स्ट में होता उसी के समान, यानी समसूत्री विभाजन में भी पूर्वावस्था विभाजन अवस्था थी तो उसमें जैसे गुणसूत्र संघनित होते हैं, इस अवस्था में भी गुणसूत्र क्या संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। ये पूर्वावस्था द्वितीय अवस्था होती है। इसके बाद में मध्य अवस्था
मध्य में आकर स्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? मध्य में आकर स्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरफों तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं, विपरीत ध्रुवों की तरफों तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं विपरीत ध्रुवों की तरफों तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धसूत्र के काइनेटोकोर से, इनके संतति जो मतलब दो कोशिकाएं बनी थी अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। यह मेटाफेज सेकंड अवस्था जो किसके बाद? प्रोफेज सेकंड के बाद में आती है। इसके बाद में गुणसूत्र मध्य में आ गए। अब क्या होगा? जो एनाफेज है, तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे। इसके बाद में एनाफेज द्वितीय या पश्चावस्था द्वितीय। अब एनाफेज द्वितीय में क्या होगा? गुणसूत्र बिंदु वापस अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं के जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने के से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। तो इस अवस्था में पश्चावस्था में जैसे समसूत्री भाजन और मध्य अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था थी उसमें गुणसूत्र विपरीत जाते हैं, सेम वैसे इसमें भी गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद लास्ट है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था या इसे क्या बोलते हैं? टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड अवस्था। अब इसमें गुणसूत्रों का वापस जो ध्रुवों पर पहुंचकर जाल बनना शुरू हो जाता है और केंद्रक का आवरण बन जाता है, जिससे क्या दो कोशिकाएं पुनः बन जाती हैं। यह अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह हैं। यह अंतिम अवस्था है जिसमें दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्र
आवरण द्वारा गिर जाते हैं। गुणसूत्र केंद्रक आवरण द्वारा गिर जाते हैं, आवरण द्वारा गिर जाते हैं। तो वापस वही आवरण द्वारा गिरेंगे, इसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद तथा कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। यह अवस्था लैंगिक जनन वाले जीवों में सभी में पाई जाती है, जो ये अर्धस्तरी विभाजन वाली अवस्था है। तो आज अब अपने जो अर्धस्तरी विभाजन की द्वितीय अवस्था थी वो कंप्लीट होती है, जिसमें कौन कौन से 4 भाग थे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। अब ये जो अर्धस्तरी विभाजन की अवस्था है ये किस में पाई जाती है? ये सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाई जाती है। तो ये लिखना अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में पाई जाती है, सभी जीवों में पाई जाती है। तो ये अवस्था कंप्लीट होती है। अब अपने इसके कुछ डायग्राम है उसे बना लेते हैं, जो अर्धस्तरी विभाजन की द्वितीय अवस्था के थे। तो यहाँ हमने बनाएंगे अर्धस्तरी विभाजन प्रथम था, तो उसमें क्या हुआ कि अर्धस्तरी विभाजन प्रथम, इसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है, एक कोशिका थी ये किस में बदल जाती है, 2 कोशिका में बदल गई। अब इनसे एक इसने विभाजन किया, इसने 2 कोशिका बना दी और इसने विभाजन किया तो इसमें भी 2 कोशिका, यानी ये जनक कोशिका थी और ये जो बनने वाली है 4 कोशिकाएं, ये क्या होती हैं, पुत्री कोशिकाएं होती हैं। तो प्रत्येक कोशिका इस तरह से ये भी 2 कोशिकाएं बनाती है और ये भी 2, तो 4 कोशिकाएं इस तरह से बंट जाती हैं। अब जो अर्धस्तरी विभाजन की द्वितीय अवस्था है उसमें किस प्रकार गुणसूत्र प्रोफेज में होते हैं, तो पूर्वावस्था सेकंड का डायग्राम कैसे बनाओगे आप, इस तरह से एक कोशिका गुणसूत्र थे वो ऐसे जाल के रूप में दिखाई देंगे। फिर ये मध्यावस्था, ये जो गुणसूत्र है संघनित हो जाते हैं, पूर्वावस्था में अधिक मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और मध्यावस्था में क्या होता है, तंतुओं का निर्माण हो जाता है। जब तंतु बन जाते हैं तो ये गुणसूत्र कहाँ पर, मध्य में आकर स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र आकर स्थित हो जाते हैं। तो ये कौन सी है, मध्यावस्था सेकंड। फिर मध्यावस्था सेकंड के बाद में क्या होता है, गुणसूत्र ये वापस विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ 2 ध्रुव होते हैं तो गुणसूत्र होते
होते हैं ये विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर जब गुणसूत्र पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वापस केंद्रक बनना अंतिम अवस्था में, जिसे क्या कहते हैं, ये है पश्चावस्था सेकंड और फिर है अंत्यावस्था सेकंड। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र थे ये क्या एक तरह से केंद्रक द्वारा वापस गिरने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से जाल के रूप में इधर भी केंद्रक के आवरण द्वारा गिर जाते हैं और बीच में एक केंद्रक बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि अंत्यावस्था जो सेकंड होती है, दो केंद्रक बन गए। केंद्रक बनने के बाद में क्या होता है, इन कोशिकाओं का इस तरह से कोशिका द्रव्य है ये विभाजित हो जाता है, ये कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और जब कोशिका द्रव्य विभाजित होता है तो दो कोशिकाएं इस तरह से बदल जाएंगी, एक इधर कोशिका और एक इधर। तो यानी ये केंद्रक हो गया, इसके ये गुणसूत्र हो गए जाल के रूप में ऐसे। तो ये लास्ट और दूसरे विभाजन की अवस्था थी। तो ये आपका लेसन है कंप्लीट होता है, जिसमें कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा। समसूत्री विभाजन एक कायिक विभाजन के लिए आवश्यक होता है और अर्धसूत्री विभाजन ये लैंगिक कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में अपने इस लेसन को कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में अपने नया लेसन है आगे उसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज जितना पढ़ाया उसे नोटबुक में नोट करना और रिवाइज करना है।